नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। हर किसी की तमन्ना होती है कि वो महानगरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में अपना एक आशियाना बनावे और इसके लिए वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर एक फ्लैट खरीदता है, एक घर खरीदता है। प्लॉट खरीदना और प्लॉट पे घर बनाना उसके औकात के बाहर की चीज़ होती है। बहुत लोग ऐसे हैं। तो वो एक फ्लैट खरीदता है और जब फ्लैट में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ ठगी हुई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी, उसकी मानसिकता कितनी प्रभावित होती होगी, कितना उसे टॉर्चर जैसा महसूस होता होगा। दिल्ली के या गाज़ियाबाद, अभी गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने एक योजना बनाई, इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना। इसके तहत गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूखंड दिया जाता था और उस पर डेवलपर्स सिटी बनाते थे, टाउनशिप बनाते थे। टाउनशिप बनाने का भी जो है सो एक प्रक्रिया है, उसकी नियमावली है कि पब्लिक यूटिलिटी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए। लेकिन सच पूछा जाए और देखा जाए तो मैक्सिमम वैसे टाउनशिप है जहां इसको अवॉइड किया गया है, इस नियमावली को नहीं माना गया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और मेरे साथ आज स्टूडियो में बैठे हैं श्री नागेंद्र जायसवाल। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता के क्रम में जब ये काम करते थे और किसी विभाग के भीतर उसके कार्यप्रणाली को देखते थे, तब इनको भीतर से यह महसूस हुआ कि चारों तरफ केवल गंदगी और भ्रष्टाचार फैला है। और तब उन्होंने एक हथियार उठाया। परशुराम की तरह वो हथियार था आरटीआई का। और अभी तक पत्रकार से ज़्यादा अब आज के दिन में ये आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं श्री नागेंद्र जायसवाल। अब तक 20,000 से ज़्यादा आरटीआई इन्होंने लगाया है और कई दर्जन ऐसे केस रहे हैं जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े रसूखदार लोग पनिश हुए हैं। अब देखिए, संयोग की बात है कि इन्होंने एक फ्लैट गाज़ियाबाद में जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना बन रही थी, उसके तहत क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप जो CIPL द्वारा लिया गया था, बनाया गया था, उसमें इन्होंने एक फ्लैट लिया। और फ्लैट में जाने के बाद धीरे धीरे कुछ इनको समस्याएं आई तो स्वाभाविक है कि इन्होंने जानने का कोशिश किया। जब जानने की कोशिश की तो न डेवलपर्स द्वारा और न वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा कुछ बताया जा रहा था। तब इन्होंने आरटीआई लगाया और आरटीआई लगाने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। और सच पूछिए तो ऐसा लगता है कि हजारों हजार की संख्या में जो फ्लैट्स हैं वो निश्चित रूप से नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए बनाई गई हैं या बेची गई हैं। आइए हम जानते हैं जायसवाल जी से कि मामला क्या था। आपने दिल्ली में कहाँ फ्लैट लिया था? NCR में गाज़ियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में दिव्यांश फेबियो एक सोसाइटी है, उसी में एक फ्लैट हम लिया करीब 5 साल पहले। तो फ्लैट जब हम लिया, रजिस्ट्री के पैसा भी दिया, उसके बाद में वहाँ पर जो कार पार्किंग जिस हिसाब से देना चाहिए था तो उस तरह से दिया नहीं था। और जब इसके बारे में जानने का प्रयास करते थे तो वो केवल भ्रामक बातें बताता था, वो सही बात बताता नहीं था और जानकारी मिलती नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पर देखते थे स्विमिंग पूल वगैरह के या बच्चों के पार्क वगैरह के, तो हमको बड़ी आश्चर्य होता था कि सब क्या ऐसी है। उसके बाद में धीरे धीरे और लोगों से तब हमको मालूम हुआ कि भाई इन लोगों का तो नक्शा वगैरह जो पास हुआ है किसी खास सरकारी योजना के तहत, और यहाँ पर है कि वो ग्रीन पार्क एरिया वगैरह होगा। फिर उसके बाद में मालूम हमको ये हुआ कि CIPL है
उसका एग्रीमेंट किया गया है जीडीए के साथ, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा, और उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हैं। उसमें पब्लिक यूटिलिटीज़ के भी बहुत सारे सामान इनको बनाना है, हॉस्पिटल वगैरह हुआ, मनोरंजन स्थल हुआ, चाहे ये सब। अब लेकिन उसका जो टर्म्स कंडीशन था तो वो तो बाद की बात है। जहाँ तक ये दिव्यांश फेबियो की बात है, जहाँ पर कि शुरुआती दौर में हमको कुछ ये हुआ तब पता जब करने का प्रयास किए, तो इसी क्रम में बात जो है शुरू होती है आपको कार पार्किंग स्थल से, कि पार्किंग स्थल छोटे दिए हुए हैं लेकिन होना चाहिए बड़ा। वो तो नक्शा जो अप्रूव्ड है, जो जीडीए की तरफ से इन लोगों को मिला हुआ है, उसका बाज़ाब्ता नियमावली है कि कितना दूर में वहाँ पर गार्डनिंग होगा, कितना दूर में क्या होगा, वो सब है बना हुआ। तो हम जब आरटीआई से ये किए तो कहीं से तो कोई जानकारी मिलती नहीं थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद में लगभग 3 साल हमको लग गया होगा, तब जाकर के पता चला कि साहब वहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, उसके बगैर किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब कि फ्लैट पूरा बन गया है, पूर्णता प्रमाण पत्र ये कौन देता है? ये देता है जीडीए। जीडीए में एक प्रभारी प्रवर्तन पदाधिकारी होता है। हाँ, तो वो जो है वो लोग अपना जांच पड़ताल कर करके कि साहब इसी के हिसाब से बना है कि नहीं, बनाने के क्रम में भी उन लोगों को निगरानी रखनी। क्या आप जिस सोसाइटी में लिए हैं उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, पूर्णता प्रमाण पत्र? तो पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई तक नहीं किया है और 150 से ज़्यादा फ्लैट बेच दिया। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के वो फ्लैट बेच सकता है? नहीं बेच सकता विधि जैसा कि नियम है, वो जैसा हमको आरटीआई ने लिख करके जो दिया है, तो उसके हिसाब से वो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के किसी भी फ्लैट की बिक्री विधि सम्मत नहीं है। अच्छा। तो अब लेकिन ये लोग बेचते हैं, और केवल यही नहीं बेचा है, इस तरह से लगभग 30,000 फ्लैट्स की बिक्री हुई है। और उसमें भी 30,000 फ्लैट, आप अंदाज कीजिए। और एक सहज दिमाग में उस दृश्य को लाइए कि 30,000 फ्लैट जिसकी बिक्री हुई हो, निर्माण हुआ हो, और बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के उसको बेच दिया गया हो, और अथॉरिटी जिसको प्रमाण पत्र देना है उसकी भी आंखें शायद बंद है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि फ्लैट्स बिक रहे हैं, उसमें लोग रह रहा है। खैर, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, तो वो जो है तो फ्लैट्स की बिक्री जो धड़ल्ले से हो रही थी, तो आरटीआई में ही हम पूछे कि जब विधि सम्मत नहीं है तो इसकी शिकायत सुनने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है। तो हमको आरटीआई के तहत जानकारी दी गई कि प्रभारी प्रवर्तन पदाधिकारी वो सक्षम पदाधिकारी हैं इस तरह के शिकायत के सुनने के और शिकायत का निवारण करने का। तो हम उनके पास एक आवेदन पत्र दिया, लेकिन उस आवेदन पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और भी कई तरह की शिकायतें थी। है उसके बाद में फिर हम उनके पास रिमाइंडर भी दिया। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हम जैसे एक रिट याचिका दायर की है, और वहाँ पर सुनवाई के बाद उसका निर्देश हुआ कि 6 सप्ताह के अंदर ये जो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया। अब उसके बाद में उस आदेश के बाद में तो उस आदेश की कॉपी वगैरह भी हम जिस तरह से हमारा वकील हमको बताए थे कि नहीं इसकी कॉपी रिसीव कराइए, आदेश की कॉपी वगैरह, तो हम जो है रिसीव भी कराए और बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी दिए। उसके बाद में दिखावे के लिए इन लोग अब मीटिंग वगैरह करना शुरू किया, तो उसमें और भी बहुत सारे पदाधिकारी लोग भी थे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि करीब माने 50,000 फ्लैट्स की जो बिक्री हुई है, एक भी ऐसा फ्लैट नहीं होगा, शायद एक आध अगर मिल जाए मुश्किल से, कि जो कैश पेमेंट दे करके कोई खरीदा हो, नहीं तो सब पर बैंक का लोन है। और बैंक में भी शायद पदाधिकारी होते हैं जो कागजात के जांच करते हैं कि फ्लैट सही है कि नहीं है, लेकिन 50,000 फ्लैट बिक गया और सबके ऊपर बैंक का लोन लिखा है, तब भी जो है सो कहीं पर कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई कुछ नहीं। खैर, अब यहाँ पर जब हम आए तो उसके बाद में अब उच्चाधिकारी लोग जब मीटिंग करने लगे तो उसमें हमको भी बुलाया गया। तो वहाँ पर मालूम हुआ
कि वो तो दिए हुए है CIPL को इसका डेवलपमेंट करने के लिए। CIPL का किया कि वो बिल्डर से भूखंड को बेच दिया, जिसका अधिकार है उसको नहीं है, ज़मीन है उस GDA की, वो दिया है डेवलप करने के लिए। इसमें अब वो क्या करता है कि भूखंडे बेच दिया। हाँ, तो लेकिन इसको जो है बिल्डर से वो बेचना नहीं है, ये क्या कि भूखंड को बेच दिया बिल्डर से। ये बिल्डर जो है हमारा दिव्यांश सेवियों का, वो आपको चंद्रजीत पाठक को बुलाया गया था, तो वो आए थे, तो वो जानकारी दिए, तो इससे सब अचंभित रह गए पदाधिकारी लोग। उसके बाद में CIPL वालों से लोग पूछा गया भाई बेच कैसे दिया है, तो ये सब लेकिन हुआ, ये सब नौटंकी ड्रामा एक प्रकार से हम इसको मानते हैं। क्या कि इसके ऊपर कार्रवाई तो कोई हुई नहीं। ये लोग चिट्ठी जरूर भेजा, जिसकी कॉपी हमको भी दिया, लेकिन 6 सप्ताह का जो समय था, तो आज 6 महीना से ज़्यादा हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर जब नहीं हुई है तो बार बार हम उनके पास आपको यथी भी दिया, आवेदन पत्र दिया, रिमाइंडर वगैरह भी दिया, लेकिन कोई सुबुगाहट नहीं, पता नहीं कि माने क्या है स्थिति है सरकार के सरकारी पदाधिकारियों के, इस सब के क्या स्थिति है। तो वो जो है लास्ट में बाध्य होकर के हम पिछले सप्ताह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया, जिसमें आपके वो अजीत कुमार प्रभारी प्रवर्तन हैं GDA के, तो उनके ऊपर हुआ है। और यही सोमवार के रोज़ वो लिस्ट पर आ गया है, संभवतः सोमवार को सुनवाई इस पर होगी। कोर्ट में कोर्ट के अवमानना का आपने वो किया है, वाद किया है, और उसकी सुनवाई के अवमानना के केस हम किए हैं, जिस पर सुनवाई के लिए लिस्ट में है, वो आपको हो गया 16 तारीख को। तो इसके पहले भी तो कोर्ट ने आदेश दिया जिसको नहीं माना। हाँ, आदेश दिया उसको नहीं माना तो अगर ये स्थिति इसी तरह यथावत रहती है तब क्या करेंगे आप? नहीं, इसी तरह के तो वही ना, तो हम जो दूसरा जो करना चाहिए कि अब तो न्यायालय का काम है कि वो अपने आदेश का अनुपालन कैसे करवाती है, और न्यायिक आदेश जब है तो अनुपालन तो होना ही है, ये तो पॉलिटिकल चीज़ है नहीं। वहाँ के जो लोग हैं उनको जब ये बात की जानकारी हुई तो वहाँ के जो फ्लैट के ऑनर्स हैं वो भी तो कहीं ना कहीं ठगे गए हैं इस मामले में। सब ठगे गए हैं, तो लेकिन आवाज़ कहीं पर उन लोग निकालता नहीं है। वो लोग जैसे सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझे ना, लेकिन बावजूद इसके पता नहीं क्यों नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर हैं जो हमसे भी कांटेक्ट किए हैं और वो इसके लिए लिखा पढ़ी करते भी हैं। हाँ, बल्कि ऐसा हुआ है कि हमारे केस करने के बाद में वो नेट से जब लोग देखा है तो एक आध आदमी और भी इस तरह से केस किया है। और अभी जो है बहुत सारे लोग हैं जो हमसे संपर्क किए वहाँ के निवासी लोगों में से, और तब उसके बाद में एक सहमति सी बनी है कि भाई इन लोगों के ऐसी के निदान के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग आगे आए हैं ज़रूर, और पूरे क्षेत्र की समस्याएं जो है इस तरह से जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं और कहीं पर भी जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाया जाता है तो वो कहता है कि साहब ये तो सिविल नेचर का केस है और कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन जबकि हमारा मानना है कि साहब ये तो ठगैती का केस है कि आप जो है तो दूसरे किसी की ज़मीन आप खरीद कैसे लिया भाई? नक्शा पास कोई और कराया है, बना दिया कोई और, बेच दिया, और वहाँ पर वो कहता है कि साहब उसके पास ये चिट्ठी दिखला देता है कि हम वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में भी लेटर भेजे हुए हैं उसकी इसके ऊपर रोक है नहीं करने के लिए। रजिस्ट्रार कहता है कि हम रजिस्ट्री जो है रोक ही नहीं सकते हैं। और यही नहीं, वहाँ पर AOA का जो फॉर्मेशन वगैरह होता है वो सोसाइटी में, तो वहाँ पर उन लोग जो रजिस्ट्रेशन कराता है मेरठ के में वो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत कराता है, वहाँ पर भी इन लोगों को AOA का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करना है जब तक कि उस कागज आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे। वहाँ पर भी डिमांड होता है, लेकिन वहाँ से भी इन लोग क्या करता है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है। कई आदमी ऐसे कराया है जो जानकारी में है सबको। मतलब कि ये बातें सामने आई उसके बाद एक माहौल वहाँ जरूर गर्म हुआ है। हाँ। और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं और हमसे भी कांटेक्ट किए। हाँ, लेकिन अब इस सारी बात के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि यूपी गवर्नमेंट का जो एक बड़ी योजना थी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की योजना,
इस योजना को पॉलिटा बना करके जीडीए द्वारा ही जिसको नियमावली का पालन कराना है, वही कहीं ना कहीं इन सारे नियमों को पालन कराने में अक्षम है। और इसको लेकर पूरी अगर कहानी को आप समझिए तो इसमें कहाँ कहाँ और कौन कौन लोग हैं, जैसे जीडीए की गलती सामने आ रही है, उसी तरह बैंक, चूँकि जैसा अभी जायसवाल जी ने बताया कि लगभग हर फ्लैट पर लोन है, बैंक से लोन लेके फ्लैट लिया गया है, तो बैंक के अधिकारियों का भी ये काम होता है कि उसकी पूरी तहकीकात करें, मतलब कि बैंक भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। और उसके बाद जब उस ज़मीन के रजिस्ट्री पर, उस प्लॉट के रजिस्ट्री पर बैन है, तो फिर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री कैसे कर दिया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहने का मतलब है कि पूरी तरह भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है लोग, और उसके चलते वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में जो फ्लैट खरीदने वाले लोग हैं वो लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन चीज़ें अब बाहर आने लगी हैं और देखिए आगे क्या होता है। फिर इस मामले में आगे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है हम आपको बताएंगे। तो फिर आज इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।